तो आज की जो मैं क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाने वाला हूं, ये क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देखिए। वीडियो को स्किप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं कि वीडियो को स्किप किए बिना आपको देखना है। आखिर क्या खास बात है? बात यह है मेरे शेर शेरनियों कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, D2 फाइनल एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन का लेवल होगी जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को सही ढंग से देखिए, समझिए और एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटर तरीके से तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चयन किया है, उसके लिए एक्स्ट्रा समय मांगती है। याद रखिएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं मेरे भाई कि निम्नलिखित क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई। पहला ही क्वेश्चन का लेवल एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान में से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाया जा सकता है? वो होगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र। क्या होगा मेरे भाई? याद रखें, उत्पादन संभावना वक्र, और यही वक्र है जो मूल्य बिंदु की ओर नतोदर होती है, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे शेर इस तरह से स्टेटमेंट दिया होगा और इस तरह से आपके पेपर में ऑप्शन मिलेगी। क्वेश्चन है सर, निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र है? सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र की जब भी बात आए तो पहला हमारा माइंड में ये ख्याल आती है सर, एक परिवार, एक फॉर्म, एक रिश्तेदार, सब कुछ एक लगा रहे, वो हमारा होगा सर व्यष्टि अर्थशास्त्र। कोट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है भाई। क्या करना है मेरे शेरों को? सही विकल्पों का चयन करना है। अगर बात करें बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये हमारा बात करती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है भाई, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही थे। देश में संसाधनों के विनिधान कैसे हो? नहीं भाई, ये देश की बात नहीं करते, क्योंकि देश की जब भी बात आती है वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में होती है भाई, ख्याल रखिएगा। अगर बात करें सर एक फॉर्म, हाँ भाई, जहां एक लगा रहे हैं मतलब ये ऑप्शन भी सही है। एक देश में देश मतलब क्या मेरे भाई? पूरे देश की बातें कर रही है ना, तो ये नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये क्या आएगा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी ए और 3 हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे शेर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? और हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गया हूं, अभी तक हम लोग नंबरिकल क्वेश्चन नहीं किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर नंबरिकल क्वेश्चन होना चाहिए, तो एक बार सारा स्टूडेंट्स मिलकर जम के, सारा विद्यार्थी मिलकर आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हाँ नंबरिकल। मैं आप लोग को नंबरिकल में भी, मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि आखिर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पाइए। निम्न में से किसी इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है? रुपया में। या तो मेरे दोस्तों इसको ऑप्शन में लिखिएगा यूटीलस देखने को मिलेगी, यूटीलस। ये दो में से कोई भी ऑप्शन रहे तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर कर देना है। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच अगर 2 है, 2 में है मतलब ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है भाई, याद रखिए पॉजिटिव में है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों की पॉजिटिव बात आए तो इसका मतलब होता है लोचदार। अगर 2 रहता माइनस में तो होगा हमारा बेलोचदार। पॉजिटिव में रहे लोचदार, नेगेटिव में रहे बेलोचदार, याद रखना है। अगला है सर, एक उपभोक्ता का, देखिए मेरे भाई कैसा नंबरिकल क्वेश्चन आता है, देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक उपभोक्ता का अधिमान एकदृष्ट होता है, इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता 2 वस्तु के निम्न बंडलों में से किस बंडल पर उदासीन होगा? मेरे भाई उदासीन का मतलब होता है कि किसमें बराबर दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग काउंट करेंगे तो मेरे दोस्तों इसमें आ रहा है हमारा 7, इसमें आ रहा है सर हमारा 13, इसमें आ रहा है सर हमारा 3, इसमें आ रहा है मेरा सर 7। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि 2 ऑप्शन में आ रहा है हमारा 7, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए और डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। बस इतना करना है, 1 मार्क्स लेना है, घर लौट कर आ जाना है मेरे भाई। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, निम्न में से पूरक वस्तु का उदाहरण है भाई कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु, यानी मेरे दोस्तों जिससे हम लोग एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं। चाय नहीं तो कॉफी पियेंगे, रबड़ नहीं तो कलम से लिखेंगे, सियाही नहीं तो कलम से लिखेंगे। समझ में आ रही है ना मेरे बात को? कॉम्प्लीमेंट्री जिससे हम लोग एक दूसरे के प्रयोग में लाते हैं भाई, तो हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के प्रयोग में नहीं, एक दूसरे के बिना चल नहीं पाएगा। आई एम रियली सॉरी भाई। ठीक है, ये पूरक वस्तु है सर। ठीक है, पूरक वस्तु मतलब एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता है। जैसे कार पेट्रोल के बिना नहीं, पेट्रोल कार के बिना नहीं। जैसे कलम सिहाई के बिना नहीं, सिहाई कलम के बिना नहीं। तो मेरे दोस्तों हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला, सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है भाई, ये मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। हाँ भाई, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था चिल्ला चिल्ला, क्योंकि उल्टा यू आकार जैसा होता है। कैसा?
उल्टा यू आकार जैसी होती है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर मेरे भाई अगर हम लोग साधनों में उत्पादन दोगुना वृद्धि करते हैं किसमें, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के नियम पे, तो ये जो हमारा वृद्धि है ना भाई, ये हमारा वृद्धि हो जाएगी 2 ही गुना होगा। जितना हम लोग वृद्धि करेंगे उतना ही गुना इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे, किसमें, उत्पादन में। ओके, बात करते अगला। आप देखिए मेरे शेर शेरनियों कैसे आपके पिक्चर दिया हुआ है। निम्नलिखित चित्र में आयत ओ ए बी सी क्षेत्रफल है। आप देख रहे हैं ये डाटा पूरा, ठीक है ना भाई। तो आपसे बोल रहा है कि आपसे पूछा कि दर्शाइए भाई, क्या दर्शाना है, कुल लागत दर्शाती है। ये हमारा क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल हमें क्या दर्शाती है, तो बताएंगे मेरे भाई कुल स्थिर लागत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाके रुक गया है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक है, अनंत है, कोई काउंटर नहीं है भाई। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा, जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही तगड़ा तरीके से समझाया। अगर आप में से नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से एक बार देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बता रखा है। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है। आपसे शर्त पूछा जा रहा है कि कौन सी शर्त है भाई, तो बताएंगे सर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट तथा मार्जिनल कॉस्ट जो है मेरा दोस्तों याद रखिएगा, ये नीचे से काटती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति में 15% वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई। तो वस्तुओं की पूर्ति क्या है भाई, देखिए मेरे भाई, अब अगर हम लोग इस तरह से वृद्धि में अगर करें प्लस 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 10 × 15 डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरे दोस्तों 100, 0 से 0 काटेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, इसको काटेंगे तो 1.5, 10 5 25, 25 और 1.5 को जोड़ेंगे तो हमारा 26.5 आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या आया डाटा सर, पूरा का पूरा ये जो डाटा आई है ना मेरे दोस्तों याद रखिएगा पॉजिटिव आई है। 26 का मतलब क्या भाई, पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव आएगी तो लोचदार, 1 से ज्यादा आएगी तो लोचदार, सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन और कारक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। देखिए मेरे भाई 2 विकल्प दिया गया है, 2 स्टेटमेंट है, 4 विकल्प दिए गए हैं। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। पहला ये है आपका, आई एम रियली सॉरी भाई, किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, पहला स्टेटमेंट है सर। दूसरा स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है सर कि वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। एक में बोल रहा है इसे सरक जाती है, एक में बोल रहा है कि रुक जाती है। तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संतुलन कीमत है ना भाई, इसमें क्या प्रभाव पड़ती है, तो बताएंगे संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है, ये पेपर 2025 में छप चुकी है, जाके देख सकते हैं आप लोग चेक बोर्ड में, ये क्वेश्चन 50% छप चुकी है भाई, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर हमारा होगा डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से। अगला क्वेश्चन भाई सर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में के अनुसार अगर मैं बात करूं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, बिल्कुल सही बात है भाई। पूंजीवादी का मतलब होता है निजी स्वामित्व, जैसे अमेरिका निजी, किसी से कोई मतलब नहीं है, कल ही मैंने समझाया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है भाई, कितना भाई 2 लाख व्यक्ति, याद रखिए कितना लाख, 2 लाख व्यक्ति संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन काम नहीं मिल पा रहा है। देश में बेरोजगारी की दर क्या है मेरे भाई, देखिए मेरा देश में ना पूरे भारत में मान के चलिए 2 लाख व्यक्ति है भाई, इनमें से ना जो हमारा 2 लाख व्यक्ति उसमें से 10,000 व्यक्ति है जो बेरोजगार है भाई, कितना भाई 10,000 बेरोजगार है। ए मेरे शेरों शेरनियों एक बार लेवल देखिए, तो परसेंटेज पूछा गया बेरोजगारी का, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, इसको काटेंगे तो 5%, नहीं 5% बेरोजगारी ही मुझे देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा हमारे देश में कितना % बेरोजगारी देखने को मिल रहा है मेरे शेरों शेरनियों, तो बताएंगे सर 5%। नंबरिकल क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, आखिर किस प्रकार से नंबरिकल क्वेश्चन हम सभी से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए एक बार। अगला बात करते हैं सर
कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। निवेश का मतलब इन्वेस्ट करना। निवेश का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इन्वेस्ट करना। तो पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। बात करते सर अगला, आय के चक्री प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल के कारकों सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। याद रखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, परिवार से फर्म की ओर। कहां बताएंगे, परिवार से फर्म की ओर। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सरकार द्वारा भुगतान किए गए वृद्धा पेंशन। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को वृद्धा पेंशन मिलती है। मैं पुरुष को नहीं मिलती लेकिन महिला को तो मिलती होगी ना। तो वही बोल रहा है कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग है। कौन सा समुच्चय का एक भाग है, तो मेरे दोस्तों बताएंगे व्यक्तिगत आय। क्या है मेरे शेर सुनियो, व्यक्तिगत आय। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। मेरे दोस्तों विनिमय का मतलब क्या है, मैंने बहुत ही तगड़ा तरीके से सब्जेक्टिव में समझाया, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मैं सब्जेक्टिव बताऊं उसके देखने की कोशिश करें। ठीक है भाई, देखने की कोशिश करें। तो बताएंगे सर हमारा मुद्रा, विनिमय का सबसे अच्छा साधन है अभी मुद्रा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रण मुद्रा की नकदी मांग से क्या प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होती है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा मुद्रा की नकदी मांग में कमी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द राइट आंसर। बात करते सर अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ावा के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्पों का चयन करें। फिर से आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिया गया है। बैंक दर में कमी, प्रतिभूतियों की बिक्री, कोष अनुपात में कमी। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 23 है भाई, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर देना है। तो ए तो हमारा सही है भाई, बैंक दर में कमी होगी और हमारा कोष अनुपात में कमी होगी। ऑप्शन नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है, यानी कौन सा टैक्स। कर का मतलब होता है टैक्स, कर का मतलब होता है मेरे भाई टैक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, ये टैक्स जो है वो संपत्ति कर। याद रखिए क्या बोलेंगे मेरे भाई, कागजी मुद्रा के रूप में जो हमारे पास संपत्ति होते हैं ना उसके बारे में बोल रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर। याद रखिए कर से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगी आएगी आएगी, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, इसको ख्याल रखिएगा। तो बताएंगे सर निगम कर। याद रखिएगा यहाँ पे अब समझने वाली बात है सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कहते हैं, तो मैं ये सब्जेक्टिव में बताने वाला हूं। तो आप लोग तैयार है तो जल्दी से बताइएगा। बात करते हैं सर अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का क्या होगा। जो हमारा एमपीसी है, मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 26। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगी। याद रखिए ना भाई, 0 हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला, निम्न में से समग्र मांग का घटक नहीं है। समग्र मांग का घटक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि समग्र मांग का घटक नहीं है। तो बताएंगे सर वो हमारा हो जाएगा वित्तीय परिसंपत्ति का व्यय। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात को क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे सरनियों, मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन बात करते हैं अगला कि विदेशी विनिमय दर क्या है। तो देश में मुद्रा विदेशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए। इसके बाद में एक और 30 मार्क्स का, सॉरी मैं 30 मार्क्स का नहीं, मैं 40 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एकदम ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ जो एक सेट और बचा हुआ है वो भी हम सभी को जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम हॉल में जाएं और सारा क्वेश्चन मैच कर जाए। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो हमारा 30 है मेरे भाई, इसको व्यापार संतुलन कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2024 का और 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो आप उठाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर हम इसी तरह से बात करते हैं हम लोग नया टॉपिक के साथ, न्यूमेरिकल, या हम लोग सेट नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। अगर आप लोग जैसे डिमांड रहेगी मैं वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।